भारत के संविधान के विकास का जो इतिहास है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस विद्यार्थियों यह समझने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान का जो विकास है वो ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गया था। दरअसल 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और दोनों युद्धों में जो मुगल सेना थी यानी भारत में जो राजा जो शासन कर रहे थे शासक, उनकी हार हुई। फलस्वरूप क्या हुआ कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके शासन को मजबूती मिली और इस प्रकार क्या हुआ कि बंगाल पर कंपनी का शासन हो गया। अब इस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये भारतीय संविधान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। 1773 में आए रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो कंपनी थी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था। यानी कंपनी का जो कार्य था उस नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहली बार प्रयास किए गए थे। अगर सवाल पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहली बार बात की गई थी, तो वो बात की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब हुआ क्या, ये महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल इससे कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था, यानी सीधे ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण हो जाता था कंपनी के शासन पर। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो ना तो निजी व्यापार कर सकते थे, उनका निजी व्यापार भी समाप्त हो गया था। इसके अलावा जो उपहार वो भारतीयों से लेते थे उस पर भी पाबंदी लग गई थी इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और साथ ही साथ भारतीयों से जो रिश्वत ये लेते थे उस पर भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रोक लग गई थी कि यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी है वो अपना निजी व्यापार नहीं करेगा, नंबर एक बात। नंबर दो, वो भारतीयों से कोई उपहार नहीं लेगा, और तीसरी बात कि वो भारतीयों से कोई भी रिश्वत नहीं लेगा। ये प्रावधान इसमें किए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब इसके बाद जो बात आती है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो कंपनी का शासन है उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या सीधे सीधे ये इसको रेगुलेट करते थे, यानी इनकी देखरेख में कंपनी का शासन भारत में चलता था, यानी संसदीय नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हो गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि केंद्रीय प्रशासन की अगर नींव पड़ी भारत में ब्रिटिश काल में तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ी। अब यह कैसे? दरअसल जो बंगाल था, बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन हो गई थी मुंबई या बंबई, जिसे तब तत्कालीन कहा जाता था, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। यानी बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया था? बंगाल के अधीन। तो यहां से क्या हुआ? केंद्रीय प्रशासन की नींव भी पड़ी। बंगाल का जो गवर्नर था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो बंगाल का गवर्नर था, उस पद को अब उसको उच्चीकृत कर गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर अब है वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल हुए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कलकत्ता में प्रेसिडेंसी, कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी है उसमें सरकार बना दी गई, सरकार की स्थापना हुई, पहली बार ये चीजें हो रही हैं। और इस सरकार में क्या था? एक तो गवर्नर थे और उसकी काउंसिल के 4 सदस्य उसमें मौजूद थे, गठन किया गया। इस प्रकार से कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार का गठन भी किया गया। और क्या था? जो बंगाल है जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है, बंगाल के अधीन क्या हो गया है?
बंबई भी हो गया और मद्रास भी हो गया, ये ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में, लेकिन किसके तहत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस प्रकार 1774 में हुई, कब? ठीक 1 साल बाद 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर एलिजाह एम्पे होते हैं। ध्यान रखेंगे, एलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और 3 जो अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कुल 4 न्यायाधीश होते हैं, 3 जो अन्य न्यायाधीश हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, ये 3 न्यायाधीश इसमें होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो रही है, सर एलिजाह एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश हैं और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नांकित में से कलकत्ता में 1774 में स्थापित किए गए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये चारों ऑप्शन दे देंगे और आपको एक पे टिक करना है। या ये भी पूछा जा सकता है कि 3 आपको न्यायाधीशों के नाम दिया जाएगा और कलकत्ता में स्थापित किए गए उच्चतम न्यायालय में निम्नांकित में से कौन न्यायाधीश नहीं था, और एक उसमें से गलत होगा। इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। तो 1774 में जो स्थापित है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, वो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहली बार कंपनी के शासन को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास यानी जो कार्य किया गया वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण होता है। कोई व्यापार कंपनी का कर्मचारी नहीं कर सकता, उपहार नहीं ले सकता भारतीयों से, और रिश्वत नहीं ले सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसी में जो कंपनी के प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी दी गई। ये ध्यान रखेंगे, इसमें पहली बार ये प्रोविजन किया गया और कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य है उनको मान्यता मिल गई। क्योंकि भारत में भी बंगाल में एक सरकार का गठन किया गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संसदीय नियंत्रण स्थापित और केंद्रीय प्रशासन की नींव भी यहाँ पर पड़ती है। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत, बंगाल के अधीन यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के तहत कर दिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।